हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। अफगानिस्तान के हवाले से आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान के कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इन्होंने तालिबान के हवाले से भी कुछ बयानात दिए हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ अनएक्सपेक्टेड बयानात सामने आए हैं ईरान से। तो आज की इस वीडियो में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो पावर बैलेंस शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से जो इक्वेशन चेंज हुई है, तो क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो फासले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस सारी सूरत हाल का पंजशेर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। पंजशेर पर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की जो रेजिस्टेंस थी तालिबान के ख़िलाफ़, तालिबान ने जो उसको रिसेंटली शिकस्त दी है और पूरे अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो उसके हवाले से भी बैकग्राउंड को समझना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया का रोल उसमें, ईरान का रोल, रशिया का रोल। तो 6 सितंबर को तालिबान ने यह अनाउंस किया कि पंजशीर अब हमारे कंट्रोल में है। भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें चला रहा था कि बड़ी कोई घमसान की लड़ाई होने वाली है वहाँ पर, और उन्होंने जितना वो कर सकते थे सपोर्ट किया भी उन्हें मीडिया के थ्रू। तो मीडिया में उन्होंने जो चीज़ें कहीं भारतीय मीडिया ने वो हम सब ने बड़ी इंजॉय की। अब पंजशेर पर तालिबान की फतह इसलिए भी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इससे पहले कभी भी तालिबान ने उस इलाके पर कब्जा नहीं किया था। हिस्टोरिकली तालिबान वहाँ पर वीक ही रहे थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अहमद शाह मसूद एक बड़ा ज़बरदस्त फाइटर था वहाँ पर। उसने हमेशा से जितनी भी फॉरेन फोर्सेस आई हैं उनको पीछे ही धकेला है। रशिया ने तकरीबन 17 हमले किए थे इस पूरी वैली में, और रशिया वो ले नहीं सका था अहमद शाह मसूद से। अहमद शाह मसूद की बड़ी एक लेगेसी है। वो बड़ा वहाँ का एक हीरो था। जो सारा नॉर्दर्न अलायंस है वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब उसकी बड़ी वो रिस्पेक्ट करते हैं, और नॉर्दर्न अलायंस के पीछे जितने भी ममालिक हैं। इस बार वहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी वो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के अंडर थी। पंजशेर के अलावा अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसको तालिबान हासिल नहीं कर सके थे जब उनकी हुकूमत थी 96 से लेकर 2001 तक। तो तब भी अहमद शाह मसूद की जो फोर्सेस थी वहाँ पर काबिज थी, और नॉर्दर्न अलायंस आप कह सकते हैं। 80s की बात करें तो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स रेड आर्मी, जो कि सोवियत यूनियन की थी, वो वहाँ पर कब्जा नहीं हासिल कर सकी। और अहमद शाह मसूद की जो फोर्सेस थी उन्होंने रेड आर्मी के लिए वो कब्रिस्तान बना दिया था, और वही वजह बनी थी उनके भागने की। और फिर 9/11 के बाद इसी नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर अमेरिकन ने तालिबान के जितने भी ठिकाने थे तालिबान को उस इलाके से भगा दिया। इस पर बड़ी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। ये जो जनरल दोस्तम था नॉर्दर्न अलायंस का, इसने अमेरिकन फोर्सेस के साथ इलाक़ किया था और तालिबान को शिकस्त दी थी। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा से ही तालिबान के पास ये इलाका नहीं था, और इतनी सिग्निफिकेंट बात है कि अब पहली बार ये इलाका तालिबान के कब्ज़े में आया है। पंजशेर के तालिबान के हाथ में जाने के बाद अहमद शाह मसूद की फतह का जो एक झंडा लहरा रहा था लोगों के ज़हनों में, वो भी अब गिर गया है। जो कहा जाता था कि नॉर्दर्न अलायंस में, ये नॉर्थ में जो पंजशेर है स्पेशली, ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब तालिबान वहाँ पर आकर बैठ गए हैं। पहली बार जहाँ बड़ी फोर्सेस नाकाम हुई हैं, तालिबान अब वहाँ पर कामयाब हुए हैं। अब पंजशेर की जितनी भी लड़ाई थी, इसका जो आखिरी फेज़ चल रहा था, लड़ाई तो खैर इतनी कोई ख़ास नहीं हुई। तो ये थ्रू आउट हमने देखा कि भारतीय मीडिया ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग की जिससे हमें बड़ी हंसी आई, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इसमें तालिबान की मदद की है पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और पाकिस्तान के गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स, उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया है। और इसमें हमने देखा कि भारत का जो फेक न्यूज़ गोदी मीडिया है, उन्होंने वीडियो गेम्स के सीन चलाए कि पाकिस्तानी तैयारे यहाँ पंजशेर में तालिबान की मदद कर रहे हैं, और बाद में जो आलमी मीडिया है उन्होंने भी भारत को एक्सपोज किया कि ये सब फेक न्यूज़ थी। जनरल बख्शी अभी तक फेक न्यूज़ फैलाई जा रहा है। मतलब भारत, मुझे लगता है सिर्फ भारत के जो जर्नैल हैं या इनके जितनी भी नेशनल सिक्योरिटी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक ही काम की उनके पास एक्सपर्टीज़ है कि पाकिस्तान को किस तरह डीफेम किया जाए। ऑन ग्राउंड आके वो कुछ नहीं करते, वो मीडिया पे लगे रहते हैं। मेजर इनका जो है गुराया, वो कितने झूठ फैलाता है। मतलब हंसी आती है कि यार अगर लड़ना है तो मैदान में आके लड़ो ना। जिस तरह ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद से ये आ रहे हैं, तो फिर तो ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से ये प्रॉक्सी जंग हार गए हैं, क्योंकि सपोर्ट तो इन्होंने भी किया है अमरुल्लाह सालेह को। अब भारत का तो ये फेवरेट मशगला है कि हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करे।
सारी दुनिया के कान भरे कि देखो पाकिस्तान विलन है, पाकिस्तान सब कुछ गलत करवा रहा है, जो कुछ करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। हम पाकिस्तान में बैठे कहते हैं कि यार जो कुछ करा रहे हैं अमेरिका बहादुर करा रहे हैं, इंडिया पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि जो कुछ करा रहे हैं पाकिस्तानी ISI करा रही है। तो ठीक है यार, अगर आप हमसे इतना डरते हैं, इतना पावरफुल समझते हैं तो ठीक है, समझते रहें। तो भारत की तो एक्सपर्टीज यही है, उनके सारे फंड्स ही पाकिस्तान की तरफ डायरेक्टेड हैं कि किस तरह पाकिस्तान को डीफेम किया जाए। हैरत तब हुई जब ईरान की तरफ से कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट्स सुनने को मिले और देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो का महवर सारा यही होगा कि ईरान क्या चाहता है हमारे साथ, उनकी क्या अब नई तलखियां पाकिस्तान के साथ सामने आई हैं, उसको ज़रा उसकी खोज हम लगाने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की बात करें ना, ये एक पैटर्न देखें जो ईरान की तरफ से जनरेट हो रहा है। उनका सरकारी मीडिया सेंटकॉम के सोर्सेज को कोट कर रहा है। सेंटकॉम मतलब अमेरिकी कमांड है जो हमारे इस इलाके में ऑपरेट करती है, अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में। तो उनके सोर्सेज को वो कोट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी यहाँ पे कमांडोज ने उन्होंने मदद की थी तालिबान की। अब सेंटकॉम वही है जिसकी ईरान से बड़ी हैवी दुश्मनी है, जिसने ईरान का जो जनरल था, जनरल सुलेमानी, उसको मारा था सेंटकॉम ने। सेंटकॉम ने इनको ईरान की फोर्सेस को दहशतगर्द करार दिया हुआ है और ईरान ने सेंटकॉम को दहशतगर्द करार दिया हुआ है। मतलब जिसको वो दहशतगर्द समझते हैं उसी का जो सोर्स है उसको कोट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक फेक न्यूज़ के हवाले से कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा इनके बड़े मशहूर लीडर, इनके साबिक प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद, ये भारत के सबसे बड़े ट्रोल चैनल पर आकर पाकिस्तान को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने मोहतरमा देखी होंगी जो हर वक्त चीखती रहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये इनका मेन स्ट्रीम मीडिया, ये मैं कहता हूँ ये ऑफिशियल लेवल का इनका ट्रोल चैनल है। और वहां पर आके महमूद अहमदीनेजाद पाकिस्तान के हवाले से बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बड़ा नेगेटिव किरदार अदा किया यहाँ पर। ये बड़ी हैरत की बात है कि पंजशेर के बाद ईरान के तेवर इतने ज़्यादा क्यों बदल गए हैं। और इंडिया ये जो सारी फेक न्यूज़ चला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कुछ इसी पैटर्न को फॉलो किया और बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए। और पंजशेर में ये जो नॉर्दर्न अलायंस के कुछ कमांडर्स मरे हैं, ये अहमद शाह मसूद के ख़ानदान के, उनको उन्होंने शहीद करार दिया। और उन्होंने बड़े ही अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये जितनी भी फॉरेन इंटरवेंशन हुई है पंजशेर में, हम इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक टॉन्ट मारा इनडायरेक्टली कि जितनी भी फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस होती हैं अफगानिस्तान में, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है, ये अग्रेसर्स को याद रख लेना चाहिए। ये ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि पाकिस्तान की भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुई है। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हमें आलमी कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, कोई इल्लीगल काम नहीं होने चाहिए, ये जो फॉरेन इंटरवेंशन हुई है इसको हमें क्लोजली एनालाइज करना चाहिए और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अब यहाँ पर ये एक सवाल बनता है कि यार ईरान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, जबकि हमने पिछली कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ईरान ने पिछले कुछ साल बड़ी मेहनत की है तालिबान के साथ अपने रवाबित को बेहतर करने में, और इसमें पाकिस्तान ने भी ईरान की मदद की है क्योंकि ईरान समझ गया था कि फ्यूचर में जो अब मेन इस्टेब्लिशमेंट होगी अफगानिस्तान में वो होगी तालिबान। तो इसलिए उन्होंने बड़ा काम किया, इस पर बड़ी मीटिंग्स की हैं, बड़ा आना जाना हुआ है ईरान के ऑफिशियल्स का, तालिबान के ऑफिशियल्स का, एक दूसरे से मिले हैं। ईरान के बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं तालिबान के हवाले से और ऑब्वियसली उनको आइडिया हो गया था और है कि तालिबानी अब मेन फोर्स है अफगानिस्तान में, इसलिए उनसे बना के हमने रखनी है। क्योंकि पास्ट में इनके तालिबान से बेहतर ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत बेहतरी लाए हैं उसमें। तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि ईरान के इन एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के पीछे मोटिव्स क्या हैं इनके। तो इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की है और कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने अब बयान करूँगा, जो अनफॉर्चुनेटली पिछली कुछ वीडियोस में मैंने भी डिस्कस नहीं किए। और मैं काफ़ी हद तक यही समझता रहा कि अब ये ईरान बड़े अच्छे तरीके से तालिबान के साथ चलेगा, और मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मिस की हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह हम इनको कवर करेंगे। मतलब जैसे मैंने पहले कहा ना कि पावर बैलेंस जिस तरह शिफ्ट हुआ है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से इक्वेशन चेंज हुई है। बहुत से ममालिक को यहाँ पर डबल गेम करनी पड़ रही है। जो पुराने कुछ दोस्त थे उनको भी खुश रखना है और आगे का भी सोचना है।
इसलिए ये ईरान और ईरान जैसे ममालिक की मजबूरी है कि वो यहाँ पर डबल गेम कर रहा है, और उसको अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि ईरान एक शिया बरादर हमारा मुल्क है, जहाँ पर जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो उनका ताल्लुक अहले तशी मसलक से है। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि तालिबान से उनकी पहले नहीं बनती थी, और जो तालिबान की पहली हुकूमत थी 96 से 2001 वाली, उसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था, और उस वजह से तालिबान और ईरान के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा थे। आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसको समझने के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था सऊदी अरेबिया का क्या रोल है प्रेजेंटली आज की सिचुएशन में। उस वीडियो को ज़रा गौर से देखें, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि आज की तारीख की बात करें तो सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ईरान की निस्बत कम है अफ़गानिस्तान में, और यही वो वजह जिसकी वजह से ईरान अफ़गानिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है, और तालिबान के साथ वो बना के भी रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अब आगे का भी सोच रहे हैं। अब एक तो था ईरान का मसलक का इख्तलाफ तालिबान के साथ। ईरान एक शिया मुल्क था और तालिबान देवबंदी हैं। जो पहले वाले तालिबान थे उनमें अहले हदीस और वहाबी वाला फैक्टर भी था, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक देवबंदीज़ हैं। मसलक के साथ साथ कौमियत भी एक इशू है ईरान और तालिबान के दरमियान फासलों में। जैसा कि हम सबको पता है कि तालिबान की जो मेजॉरिटी है वो है पश्तून्स, और पश्तून्स अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। 40% जो आबादी है अफ़गानिस्तान की वो पश्तूनों पर मुश्तमिल है। अब जो दूसरे नंबर पे दो बड़ी आबादियाँ आती हैं अफ़गानिस्तान में, वो हैं ताजिक्स और हज़ारास। ये भी मिला के तकरीबन 40% से ज़्यादा ही बनते हैं, और ये जो दो ग्रुप्स हैं इनकी दोस्तियाँ हैं ईरान से, ताजिक्स और हज़ारास की। इंटरेस्टिंगली ये जो नॉर्दर्न अलायंस था पास्ट में और प्रेजेंट, अहमद शाह मसूद और आजकल आप अमरुल्लाह साले की अगर बात करें तो ये सारे ताजिक्स थे, ताजिक अफगान्स थे ये सारे फाइटर्स। इसके अलावा जनरल दोस्तम वो भी नॉर्दर्न अलायंस का एक बड़ा अहम कमांडर, अता नूर मोहम्मद वो मज़ार शरीफ का जो गवर्नर था वो भी भाग गया। तो इस वक्त इस सारे ये जो नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स की बात करें तो ये सारे इस वक्त अफ़गानिस्तान से भागे हुए हैं। ये इस वक्त इनकी बड़ी वीक पोजीशन है। पिछले 40-50 सालों में इतने वीक नहीं थे जितने आज ये वीक हैं। तालिबान ने इनको बहुत बुरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है, और इनके ताल्लुकात पास में बड़े ज़बरदस्त थे ईरान के साथ। ईरान के साथ साथ नॉर्दर्न अलायंस को भारत भी सपोर्ट करता था, और भारत को इस बार वही उम्मीद थी कि हम पुरानी तारीख दोहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नॉर्दर्न अलायंस बुरी तरह से पिट चुकी है। ये मैंने आपको सारे कमांडर्स इनके बताएं, ये इस वक्त सब भागे में हैं, और नॉर्दर्न अफगानिस्तान में इनके जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे आज उन पर तालिबान काबिज हैं। तो ईरान ने ये जो बयानात दिए हैं पंजशेर में नॉर्दर्न अलायंस की शिकस्त के बाद, बेसिकली ये इन्होंने एक डबल गेम खेली है। अपने पुराने दोस्तों के ज़ख्मों पर मरहम रखा है इन्होंने, और इनकी जो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है ताजिक और हज़ारास, उस पॉपुलेशन को भी खुश करने की कोशिश की है ईरान ने, सिर्फ लफ्ज़ों के थ्रू। ज़ुबान में ये ताकत होती है कि वो ज़ख्मों पर मरहम रख सकती है। और अफ़गानिस्तान में पश्तून्स के बाद जो दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है वो है ताजिक्स की, और ताजिक दर्री ज़ुबान बोलते हैं। दर्री फ़ारसी की ही एक किस्म है जो अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। अफ़गानिस्तान में जितनी भी ताजिक कम्युनिटी है, ईरान का उस पर बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस है, और इनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं। इसी वजह से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए ईरान ने इस तरह के अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए तालिबान के ख़िलाफ़। और इसके साथ ही ईरान की इस्टेब्लिशमेंट में बैठे कुछ लोग, उनको इस चीज़ से भी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान का अब असर व रसूख ज़्यादा होगा अफ़गानिस्तान में, क्योंकि उनके ख्याल में एक पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत आ गई है। तालिबान है ज़्यादातर पश्तून्स, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पश्तून्स के दो सबसे बड़े घर हैं पूरी दुनिया में। और ताजिक वॉरलॉर्ड्स को जो शिकस्त हुई है तालिबान के हाथों, और तालिबान की ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये एक नए सेटअप के हवाले से, उसमें भी ईरान ये देख रहे हैं कि उसमें उन्होंने ज़्यादा हज़ारास और ताजिक्स को जगह नहीं दी। तो ये भी ईरान की डिस्टर्बेंस की एक वजह हो सकती है। यानी आप ये कह सकते हैं ईरान का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान पर, ईरान उसको ज़ाया नहीं करना चाहता, जो उसका ताजिक्स और हज़ारास के साथ रिश्ता है। अब इसमें जो दूसरी बड़ी वजह है वो है ट्रेड कॉरिडोर्स। ईरान को अब ये लग रहा है कि एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली एक तो ओवरऑल पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और दूसरा वो ये भी देख रहे हैं कि अब ट्रेड के लिए अगर अफ़गान तालिबान सिक्योरिटी इसको सिक्योर कर देते हैं
पूरे अफगानिस्तान को, तब ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगी ट्रेड रूट्स के लिए। हमने आपको याद होगा 2 माह पहले इस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ, स्पेशली उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है ट्रांस अफगान रेलवे कॉरिडोर पर। ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इमरान खान का विजिट हुआ था और उसमें सारा यही प्लान था, फ्यूचर का यही प्लान था कि तालिबान जब ये सारी सिक्योरिटी दे देंगे तो अफगानिस्तान के अंदर से ये सारा ट्रेड रूट निकाला जाएगा। उज्बेकिस्तान से शुरू होगा, फिर मज़ार शरीफ में एंटर होगा अफगानिस्तान में, मज़ार शरीफ से काबुल, काबुल से पेशावर और पेशावर से कराची या फिर गवादर। सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, उनके पास अपना समंदर नहीं है, तो उनको ट्रेड के लिए वो या तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं या ईरान की तरफ। तो पाकिस्तान के साथ अगर वो इंगेजमेंट करें तो उनका जो रूट है, जो ट्रेड कॉरिडोर है, वो शॉर्ट हो जाता है। इस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि उज्बेकिस्तान अपनी इस वक्त जो ज़्यादातर ट्रेड है वो ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट के थ्रू कर रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उज्बेकिस्तान को पिच किया है कि आप अब अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज़ करते हुए हमारी पोर्ट्स को यूज़ करें, ये ट्रांस अफगान रेलवे कॉरिडोर के थ्रू। ईरान के इन एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के पीछे भारत का भी एक किरदार है। भारत की ईरान से भी एक दोस्ती है, इनकी पुरानी दोस्ती है। रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए थे। भारत ने अमेरिका के कहने पर इनसे तेल लेना भी बंद कर दिया था और इस पर ईरान को बड़ा अफसोस हुआ था। इनका चाबहार में जो 2-3 प्रोजेक्ट्स थे इंडिया के, वो भी, उसमें भी इंडिया फेल हो गया था और उनको हमने इन 2-3 वीडियोज़ में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि बेसिकली ईरान में अब आ गया $400 बिलियन के साथ चाइना, तो ऑब्वियसली इंडिया का जो रोल था वहाँ पर ख़त्म होना ही होना था। ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ये जो तालिबान का ये सारा वाक़या हुआ है, इसमें इंडिया का रोल सिर्फ अफगानिस्तान में काम नहीं हुआ, इंडिया का पूरे वेस्ट में इंडिया का रोल बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान में, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ये उनको कनेक्ट नहीं कर सकता, अफगानिस्तान में ज़ीरो हो गया है और ईरान में भी चाबहार के बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से इंडिया को निकाल दिया गया है। अब इंडिया एक नए सिरे से एक फ्रेश हाइब्रिड वॉरफेयर का आगाज़ करना चाहता है अफगानिस्तान में, जहाँ पर वो तालिबान के जो इंटरेस्ट हैं उनको हिट करेगा और उसके लिए वो चाहता है कि ईरान उनकी मदद करे। अब ईरान के पास हैं 2 ऑप्शंस। पहली तो हमने बात की कि ईरान अब फ्यूचर का भी सोच रहा है कि यार ट्रेड कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी, नो डाउट उसका इन्फ्लुएंस तो कम होगा अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स ईरान के बजाय पाकिस्तान की पोर्ट्स को कंसीडर करती हैं, लेकिन फिर भी ईरान का फ़ायदा ये है कि वो चाइना और पाकिस्तान और तालिबान से बना कर रखे, क्योंकि हमने कई वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है कि कनेक्टिविटी इस रीजन का फ्यूचर है और इसको जो नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा। तो एक तो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट में जो फॉरवर्ड थिंकर्स हैं, जो आगे की सोच को लेकर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक मॉडर्न अप्रोच को अपनाया जाए, वो कनेक्टिविटी के हामी हैं। लेकिन हम सबको पता है कि ईरान में एक बड़ी शदीद कंजर्वेटिव एक सोच भी पाई जाती है, जो कि चाहती है कि रिलीजियसली हमारा असर व रसूख रहे और उनके इसी वजह से सऊदी अरेबिया से भी लड़ाई है उनकी, और इसके लिए उनके पास वो प्रॉक्सी एलिमेंट्स भी हैं। और हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ईरान प्रॉक्सी वॉर में बड़ा एक्सपर्ट है और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू अफगानिस्तान में तालिबान को तंग कर सकते हैं। और अगर ईरान इस प्लान के साथ जाता है तो समझ लें कि फिर यहाँ पर ईरान और भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो एक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान तालिबान से बनाकर भी रखना चाहता है, इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, तालिबान इनको इनवाइट भी कर रहे हैं। ये जितनी भी अभी टॉक्स हो रही हैं, ये जितने भी अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आजकल जो टॉक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक टॉक को होस्ट किया था, तो उसमें ईरान हिस्सा भी ले रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ईरान इस वक्त एक डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है और इसको भड़काने में नो डाउट भारत का भी हाथ है। अब देखें ना, जो इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना, उन्होंने तालिबान के साथ बनाने का सोच लिया। वो दोनों, तालिबान और चाइना, एक दूसरे के साथ एक रोशन फ्यूचर के ख्वाब देख रहे हैं, बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चाइना की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स, चाइना की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स, चाइना की ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली ईरान में ये एक सोच पाई जाती है कि हम कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन पर उसको तरजीह दें। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर व रसूख बहुत से ममालिक को तंग कर रहा है और उसमें ईरान भी शामिल है। फंडामेंटली तो ईरान का यही प्लान है कि हमने तालिबान गवर्नमेंट के साथ चलना है, इसलिए उन्होंने पिछले 5-6 सालों में बड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है कि तालिबान से उन्होंने मीटिंग्स की हैं। लेकिन साथ साथ ये अग्रेसिव बयानात
हो सकता है कि इन्होंने अपने पुराने दोस्तों के जख्मों पर मरहम रखने हो, लेकिन इसके लिए इनको पाकिस्तान को कॉल आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को ये मामला ईरान के साथ उठाना चाहिए कि यार आपकी जो भी डबल गेम है आप करो, लेकिन आप हमारा नाम क्यों ले रहे हो? आप नाम लिए बगैर भी कोई स्टेटमेंट जारी कर सकते थे। और किन सोर्सेज को कोट कर रहे हो? सेंटकॉम के सोर्सेज को जो इनके दुश्मन हैं, और भारत की फेक न्यूज़ को। मतलब किसके पीछे लगकर आप पाकिस्तान के साथ ये पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि ईरान की इस्टेब्लिशमेंट में भी इस वक्त दो किस्म के थॉट प्रोसेस पाए जाते हैं। एक जो पुराने टैक्टिक्स को यूज़ करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो कनेक्टिविटी और फ्यूचर को ज़हन में रख रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ईरान के जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सब्सटेंशियल नहीं थे। मतलब ईरान ख़ुद भी ये समझता है कि ये जो हमने बात की है ये ऊपर ऊपर से की है। मतलब ये इन्होंने एक डिप्लोमेसी की है अपनी ताजिक और हज़ारा कम्युनिटी को खुश करने के लिए, और अपने पुराने दोस्तों को जो नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर्स थे उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए। जबकि असल में उनका प्लान यही है कि पाकिस्तान, तालिबान और चाइना के साथ चला जाए। मेरे ख्याल में लफ्ज़ों की ये जो सख्ती थी ये इतनी सीरियस नहीं थी, और ना ही हमें इतना ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। हाँ, इनको एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि हमारा नाम ना है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या समझते हैं। आपके ख्याल में ईरान की ये जो सारी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्या वो जेन्युइन थी, या जैसे मैंने कहा कि वो डबल गेम के तहत एक प्लान का हिस्सा थी और उनमें कोई इतनी जान नहीं थी, और पाकिस्तान को ईरान के साथ मिलकर डिप्लोमेटिकली काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।